हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से समझाइए। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक बार नहीं, कई बार आते हैं एग्जाम में और कई बार आ चुके हैं। आपको बता दूं कि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसमें हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इनके जितने प्रकार हैं, कुल मिलाकर 8 प्रकार हैं, सबको बताते हैं और उसका परिभाषा के साथ उदाहरण भी बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाता है तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है नाइट्रोजन N2 और H2, ये दोनों अभिकारक पदार्थ है और इधर उत्पाद बनकर तैयार हो रहा है NH3 अमोनिया। ठीक है, तो जो अभिक्रिया करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ, देखिए दो या दो से अधिक ये अभिकारक पदार्थ है, ठीक है ना, ये आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बनाता है। देखिए आपस में अभिक्रिया कर रहा है और नया उत्पाद बना रहा है, तो यही प्रक्रिया जो है, यही प्रोसेस जो है, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको एक चीज़ बताते हैं। इसमें तो केवल पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपको जोड़ दिए हैं हम कि रासायनिक समीकरण के बारे में, कि अगर गलती से पूछ लेता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप लोग उसको भी आप लिख लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। जिस समीकरण द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए ये जो समीकरण है ना, इसी के द्वारा हम अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो इसमें लिखे हैं कि जिस समीकरण द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं उसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ अमोनिया बन रहा है, वही सेम है। ठीक है, और इसी समीकरण के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यही रासायनिक समीकरण है। इतना समझ लेने के बाद हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक बात तो ध्यान में रखिए कि वियोजन जो अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मीय अपघटन, एक प्रकाश अपघटन और एक विद्युत अपघटन। समझे कि नहीं, ये चीज़ होता है वियोजन अभिक्रिया के प्रकार 3 ठो। इसके बाद हम समझते हैं ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहला है संयोजन, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद में चौथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, आक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। आक्सीकरण को हम उपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज़? उपचयन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान से आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बारी बारी से इनका हम परिभाषा समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। ये सब टोटल चीज़ हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी बेहतर और भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके लिए ला सकूं। तो सबसे पहला जो प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में हम समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो ध्यान से समझिए क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके नया उत्पाद बनाता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है मिलना। क्या चीज़? मिलना। तो देखो जो अमोनिया में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम मिला रहे हैं, यानी HCl को मिला रहे हैं, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम आपस में मिलाएंगे और जो नया उत्पाद बनेगा तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसको परिभाषा के रूप में ऐसे लिखे हुए हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, इन लोग संयोग कर रहा है और नया उत्पाद बना रहा है यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इतना आप याद करेंगे। इसके बाद में उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा। अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब अभिक्रिया कराते हैं
तो ये NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें जुड़ रहा है, संयोग कर रहा है। इसके बाद जो नया उत्पाद बना रहा है, ये जो प्रदर्शित कर रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझे कि नहीं? तो ये भी संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। आपका जो मन है आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्या चीज़? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में। दोनों एक ही नाम है, वियोजन और अपघटन, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ प्रकाश, उष्मा, विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूटकर अलग हो जाता है, उसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब होता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पदार्थ रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, हमारे पास केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन अगर इसको उष्मा देते हैं या फिर प्रकाश देते हैं या विद्युत धारा देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ देते हैं, तो एक ही तो है लेकिन एक से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम वियोजन, यानी अपने से अलग हो जाना, यानी एक से अनेक हो जाना अपघटन कहलाता है या फिर वियोजन कहलाता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि वे अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में या उष्मा के या विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट करके अलग हो जाता है, उसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही है और टूट करके अलग हो जा रहा है, तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे क्या चीज़? वियोजन अभिक्रिया। समझे कि नहीं? ऐसा परिभाषा में लिखना है। और हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, 3 ठो एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, पहली बार कि इसमें उष्मा दे रहे हैं, दूसरा वाला में हम सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, तीसरा वाला में हम क्या कर रहे हैं कि विद्युत धारा दे रहे हैं। समझे कि नहीं? करंट दे रहे हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको जब उष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। समझे कि नहीं? अब प्रकाश के कारण अपघटन क्या होता है भाई? देखिए AgCl यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको जब सूर्य का प्रकाश देते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग। समझे कि नहीं? ये चीज़ यानी एक से अधिक भागों में टूट गया। जब इसमें करंट देते हैं CaCl में, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड में, तो पोटेशियम अलग, क्लोरीन अलग हो गया। समझे कि नहीं? ये होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। आपको समझ में आ गया होगा। समझे कि नहीं? अब समझते हैं नेक्स्ट, तीसरा। समझिए तीसरा, इसमें लिखा हुआ है कि विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। क्या चीज़? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, वो क्या करता है कि कम क्रियाशील तत्व को अलग कर देता है और अलग करके हटा करके उसका स्थान खुद से ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए भाई, अगर हम बहुत शक्तिशाली हैं तो अपने कमज़ोर को सताने की कोशिश करेंगे कि उसका स्थान हम हटा करके उसका जगह पर हम स्थान लेंगे। समझे कि नहीं? तो ऐसा करता है ये लोग, जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। समझे कि नहीं? इसको परिभाषा के रूप में हम लिख चुके हैं। इसको देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे लिखेंगे, यही परिभाषा, आपका जो मन है आप उसको लिखेंगे। ठीक है, दो हम इसमें परिभाषा लिखे हुए हैं, तो इसको भी समझिए। इसमें लिखे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही सेम चीज़ है। समझे कि नहीं? सेम चीज़ है। यानी कि अगर कोई एक यौगिक में कोई तत्व है और दूसरे यौगिक में भी कोई तत्व है, तो जो एक यौगिक में जो तत्व है वो दूसरे यौगिक के तत्व को हटा करके अगर उसका ग्रहण कर ले रहा है स्थान, तो उसी को हम बोलेंगे क्या चीज़? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसा यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, लोहा और कॉपर में देखा जाए तो फेरस जो है लोहा, ये अत्यंत क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, और कॉपर उतना क्रियाशील नहीं होता है। तो जो लोहा है क्या करता है कि कॉपर को हटा करके और इसका स्थान ले लेता है। तो यहाँ पर Fe हो जाएगा, FeSO4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि FeSO4 और Cu जो है कॉपर, इसको हटा दिया है। समझे कि नहीं? तो वही विस्थापन अभिक्रिया हो गया। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो उसी को बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसा होता है। समझे?
Fe लोहा है, जबकि CuSO4 कॉपर सल्फेट है। FeSO4 को हम बोलेंगे फेरस सल्फेट और Cu को बोलेंगे हम कॉपर। ठीक है, अब समझिए जो विस्थापन अभिक्रिया होता है, क्या चीज़, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आपको बढ़िया से बताना है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कोई एक ही तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है। कहने का मतलब है कि एकल विस्थापन का मतलब होता है कि एक ही तत्व को हम विस्थापित करेंगे, एक ही तत्व को हटा करके उसका स्थान हम लेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल में कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या कर रहा है कि जो जिंक है अत्यधिक क्रियाशील है, जबकि हाइड्रोजन कम क्रियाशील होता है, इसीलिए हाइड्रोजन को हटा करके और जिंक इसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो ZnSO4 बन जा रहा है, ZnSO4 बन जा रहा है और हाइड्रोजन को हटा दिया है तो यहाँ पर आ गया है। यानी कहने का मतलब है एकल विस्थापन में केवल एक ही तत्व को हटाएगा। तो एक तत्व हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, एक ही बार हटाया, केवल 2 बार नहीं हटाया। ठीक है, तो एक ही बार हटाया, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी देखिए, यहाँ कॉपर लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं। तो इसमें क्या करता है कि हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो कॉपर क्या करता है कि हाइड्रोजन को हटा देता है, तो Cu और Cl दोनों मिल करके CuCl2 बनाता है और H2 को हटा दिया यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के एक ही तत्व को ना हटाया जी, यहाँ पर केवल हाइड्रोजन को ना हटाया, इसलिए हम बोलेंगे इसको क्या चीज़, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब कि इस बार 2 तत्वों को हटाएगा, क्या चीज़, इस बार 2 तत्वों को हटाएगा। एकल विस्थापन में एक तत्व को हटाया है, जबकि द्विविस्थापन में 2 तत्वों को हटाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो हमने इसमें लिखा है कि जब कोई तत्व पहले यौगिक से विस्थापित होकर दूसरे यौगिक के तत्व का स्थान ग्रहण करता है तथा उसी प्रकार दूसरे यौगिक का एक तत्व पहले यौगिक के तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण करता है, तो यही अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ऐसा क्या बोला है, यहाँ पे हमने 2 यौगिक लिए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो परिभाषा जैसे पढ़े हैं उसी के हिसाब से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए पहले यौगिक में कोई तत्व है ना, तो दूसरे यौगिक में जो तत्व है इसको हटा करके इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। और उसी प्रकार ये भी कह रहा है कि इसमें जो तत्व है इसमें से कोई तत्व को हटा करके स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी 2 बार हटाएगा। इसमें के जो तत्व है इसमें को हटा करके स्थान ग्रहण करेगा और इसमें जो तत्व उपस्थित है इसमें जो तत्व है इसको हटा करके स्थान ग्रहण करेगा, समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़, Na2SO4 और इधर BaCl2 लिखा हुआ है ना। तो ध्यान से समझिए, जो Ba है ये इसको हटा दिया, Na2 को हटा दिया और Na2 के जगह पर हम Ba को रख दिए। ठीक है, तो BaSO4 बन गया। देखिए BaSO4 बन गया, यानी कि जो Ba है SO4 के साथ जुड़ गया और जो Na है वो Cl के साथ जुड़ गया। Na जो है Cl के साथ जुड़ गया, यानी 2 बार विस्थापित हो रहा है ना। यानी इस यौगिक में जो तत्व है इसके तत्व को हटाकर स्थान ले लिया और इस यौगिक में जो तत्व है इसको हटा करके स्थान ले लिया। तो इसी को हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी 2 बार विस्थापित हो गया। ठीक है, आगे समझिए। अब समझिए अगला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार ध्यान समझ लीजिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि जब अभिक्रिया हो रहा हो तो अगर ऊष्मा निकल रहा है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अगर निकल रहा है तो उसी अभिक्रिया को बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिए हैं हमने कार्बन और ऑक्सीजन, जब ये अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसके साथ साथ ऊष्मा निकल गया। ठीक है, अगर ऊष्मा निकल रहा है उत्पाद के साथ तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ है और एक एग्जाम्पल यहाँ है, इसको भी ध्यान समझ लीजिए। यहाँ भी ऊष्मा निकल रहा है, यहाँ भी ऊष्मा निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद में एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस बार क्या होता है कि ऊष्मा निकलेगा नहीं, ऊष्मा की जरूरत पड़ेगा, ऊष्मा इस बार हम लेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अगर ऊष्मा की आवश्यकता इस बार पड़ रही है तो उसको बोलेंगे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसमें ऊष्मा हम देते हैं यानी ऊष्मा को हम जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, समझे कि नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे हम ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा की जरूरत यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है,
इसके बाद हम अगला समझते हैं। इसमें देखिए अगला क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है उपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण कहेगा या उपचयन, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसमें लिखे हैं कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान समझिएगा इसमें क्या होता है। लिखे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या चीज़, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। यानी जब अभिक्रिया होती है तो उस समय ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को हम जोड़ रहे हैं तो CuO बन गया, यानी कॉपर जुड़ गया। यानी कॉपर, देखो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन तो यहाँ पे था नहीं, था क्या, नहीं था, यहाँ पर केवल कॉपर अकेले था। लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, यानी इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ गई, समझे कि नहीं। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे भी देखिए जिंक के साथ जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाया तो जिंक ऑक्साइड बनाया, ZnO बना दिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ गई इसमें, समझे कि नहीं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर फेरस यानी लोहा को साथ हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे, लोहा को ऑक्सीजन के साथ, तो Fe2O3 बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोहा के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन की अधिकता हो गई या ऑक्सीजन बढ़ गई, समझे कि नहीं। अब समझिए अगला, इस बार इसका उल्टा है, जो उपचयन है, उपचयन के उल्टा है अपचयन। क्या चीज़, अपचयन। इसको ध्यान समझिएगा, उपचयन और अपचयन लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। उपचयन मतलब ऑक्सीजन वृद्धि होगी और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या चीज़, अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इसमें हमने लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस बार क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए पहले से इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। जब इसको हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करवाते हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। देखो Cu यहाँ पे हो गया, बच गया, इसमें O तो रहा नहीं, इसमें O है लेकिन इसमें नहीं रहा, और जो H2 है इसके साथ O जुड़ गया तो H2O बना दिया ना। तो इसमें क्या हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं रहा, समझे कि नहीं। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहा, यानी ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है कि जब जिंक ऑक्साइड ZnO के हम जब H2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे Zn बचा और H2O बन गया, यानी जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था ये इसकी कमी हो गई, केवल जिंक बचा और ऑक्सीजन यहाँ से हट करके हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और यहाँ पे जल बना लिया, ठीक है। अब समझिए इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके एग्जाम्पल को समझने में अत्यंत कष्ट होती है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझेंगे तो हम बढ़िया समझा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान समझिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही हो, ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही होता है ना, ऑक्सीकरण को उपचयन बोलते हैं हम लोग। तो उपचयन या अपचयन दोनों अगर क्रिया एक साथ हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रहा हो, ठीक है। अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो वही प्रक्रिया यानी वही अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या बताया, अगर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी, अगर ऐसा अभिक्रिया हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। जब इन दोनों को हम आपस में क्रिया करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके H2O बनाता है यानी जल बनाता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी, यानी दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रहा हो तो उसी को बोलेंगे हम क्या चीज़, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिए, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन अकेले है कि नहीं, हाइड्रोजन अकेले है। जब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा
यानी कि H2O बना लिया। जब H2O बनाया यानी कि H2O जब बनाया तो H2 तो पहले अकेले था ना, लेकिन इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। जब वृद्धि हो गई तो इसको हम बोलेंगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण या उपचयन में हम लोग तो यही जानते हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो इसमें ध्यान से देख लीजिए भाई, हाइड्रोजन अकेले था इस समय, था कि नहीं, लेकिन जब H2O के साथ क्रिया किया तो H2O बना लिया, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया। तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया दिख रहा है। और एक होता है अपचयन। तो अपचयन हो रहा है कि नहीं, यानी ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे देखिए CuO के साथ था, Cu किसके साथ था, O के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो अभिक्रिया के बाद Cu अकेले बचा और ऑक्सीजन गायब हो गया। ठीक है, Cu अकेले बचा जबकि ऑक्सीजन गायब हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, हुई कि नहीं। तो एक बार इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया और इसमें ऑक्सीजन घट गया ना। तो इसी अभिक्रिया को बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और समझिए, हमने लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है MnO2 प्लस HCl। जब अभिक्रिया होता है तो MnCl2 बनाता है, फिर H2O4 बनाता है और Cl2 बनाता है। इसमें देखिए, इसमें दोनों काम हो रहा है, इधर उपचयन हो रहा है और इधर अपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पे देखिए H अकेले था, H था अकेले ना, यहाँ पे H के साथ तो ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन अभिक्रिया के बाद H में ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और इसके साथ देखिए, इसमें तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था पहले से, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया, यानी Mn में O2 था लेकिन Mn के साथ Cl जुड़ गया, Mn के साथ Cl जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की इसमें क्या हो गया, कमी हो गया ना। तो ये हो गया उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें उपचयन और अपचयन, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया और ये हो गया उपचयन अभिक्रिया, यानी दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोग एग्जाम में देखिए, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, आप लोग इसको एग्ज़ाम में लिखिएगा, इसी एग्जाम्पल को लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने काफ़ी चीज़ें बताया, हमने आपको बताया रेडॉक्स हमने तो आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हमने बताया आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, समीकरण के बारे में, और इसके साथ साथ इसके जितने ही प्रकार हैं उसके बारे में हमने आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम लोगों को इस यूट्यूब चैनल से जोड़िए जो आपके परिचय के हों, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो, आप इस चैनल से जोड़िए ताकि उन लोग का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी ठीक ठाक हो सके। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन था अत्यंत महत्वपूर्ण था और इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से क्लियर कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा ठीक से, कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा, समझे कि नहीं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।